हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे मेरे अभी तक में जितना मैंने ट्रैवल किया है या आगे करूँगा उनसे उनका कंटेंट एसेंशली फ़ोटोज़, वीडियोज़, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इकॉनमी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट उन जगहों के बारे में शेयर करूँगा। आज मैं आपसे राखी गढ़ी के बारे में बात करना चाहूँगा। राखी गढ़ी हरियाणा में एक गांव का नाम है। यहाँ पर ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर वैदिक टाइम के रूइंस डिस्कवर हुए हैं। एक्सकवेशन का काम अभी भी जारी है, इनफैक्ट कई सालों से जारी है। और एक बार पूरी एक्सकवेशन हो जाए तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये वैदिक सिविलाइजेशन की अब तक की सबसे बड़ी एक्सकवेटेड सिटी होगी। इनफैक्ट ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी बड़ी सिटी होगी। राखी गढ़ी पहुंचने के लिए हम अगर दिल्ली से स्टार्ट करेंगे तो हम हाईवे नंबर 9 पकड़ेंगे और हाईवे नंबर 9 पकड़ के हम हरियाणा में एक जगह है हांसी, यहाँ पर इस जगह को अपना बेस लोकेशन बनाएंगे। क्यों हांसी? क्योंकि हांसी एक ठीक ठाक साइज का शहर है और हांसी में रहने की अच्छी ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, जैसे कि शेखपुरा कोठी, एक हेरिटेज होटल है वेलकम ग्रुप का, बेस्ट वेस्टर्न होटल जो कि इंटरनेशनल चेन है होटल्स की। ये सब हांसी में प्रेजेंट है। दिल्ली से हांसी करीब करीब 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। रोड्स बहुत ही अच्छी हैं और हांसी से राखी गढ़ी वो कुछ विलेज रोड से जाते हुए करीब 45 मिनट्स का टाइम लगेगा, जो कि हम राखी गढ़ी पहुंच जाएंगे। राखी गढ़ी को विज़िट करने का बेस्ट टाइम है लेट नवंबर से लेट जनवरी के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो जगह है ये गांव के बीच में है, यहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं, तो ये जगह बहुत ही वनरेबल है। तो इसलिए जब भी यहाँ पे एक्सकवेशन काम चल नहीं रहा होता तो इसको क्लोज कर दिया जाता है। इसके जो एक्सकवेटेड एरियाज हैं उसको सील कर दिया जाता है। तो अगर आप ऑफ सीज़न जाएंगे तो यहाँ पर आपको, खैर हम बात करेंगे एक दो चीज़ें जो आपको दिखेंगी, इसके अलावा आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीज़न में जाएं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि जाने से पहले आप के हांसी में जो होटल्स हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि यहाँ पे एक्सकवेशन काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। उनको आइडिया होता है, वो बता देंगे। अगर चल रहा हो तो आप जाइए। वैसे तो एक दो चीज़ें, और एक्सकवेशन नहीं भी चल रहा हो तो एक दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब जब मैं गया था वहाँ पर तो मैं रुका था शेखपुरा कोठी में। ज़रा सा मैं इस होटल के बारे में आपको बता दूँ। ये एसेंशली एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ी हवेली टाइप की है जिसमें बहुत सारा ग्रीन कवर आसपास है। अच्छी जगह है, वेलकम ग्रुप का होटल है, रूम्स अच्छे हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ लाइक स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा भी है यहाँ पर। खाना बहुत ही अच्छा है। इसका जो आसपास का एरिया है, खाली एरिया, यहाँ पे इनफैक्ट खेती होती है तो फ्रेश सब्जियाँ बनती हैं। अमेजिंग फूड आई वुड से, एंड अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। राखी गढ़ी जो शहर है ये एक वैदिक सिविलाइजेशन की सिटी है, जो कि कई लोग इसको सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो शहर है ये दृष्टावती नदी बहा करती थी, नाउ इट हैज़ ड्राइड अप, उसके अलॉन्ग बसा हुआ है। अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में 7 बड़ी नदियों के बारे में जिक्र है। दृष्टावती नदी उसमें से एक है। सबसे बड़ी नदी जो उसमें से थी वो थी सरस्वती नदी, जो कि अगेन सूख चुकी है। इसके बारे में बाद में आते हैं। पॉइंट यह है कि ऋग्वेद में इन 7 नदियों का जिक्र है। ये 7 नदियाँ मिलके एक एरिया को डिफाइन करती है जो कि शायद ऋग्वेदिक
टाइम में या वैदिक सिविलाइजेशन टाइम में इस सिविलाइजेशन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था। इसको ऋग्वेद में बोला गया है सप्त सिंधु, सप्त 7 सिंधु एरिया का नाम होगा। तो सप्त सिंधु जो कि ऋग्वेद में कहा गया है। अब सप्त सिंधु का उस टाइम में पर्शियन भाषा में जो ट्रांसलेशन होता था, फिनेटिकली एस को वहाँ पे एच से रिप्लेस कर दिया जाता था, स को ह से। तो इस सप्त सिंधु बन गया हप्त हिंदू, और यहाँ से वर्ड निकला हिंदू, जो कि वहाँ के लोग, पर्शियन लोग, और पर्शिया से देन पीपल आउटसाइड ऑफ पर्शिया ऑल्सो यूज टू रेफर टू द पीपल जो कि इस एरिया में रहते थे। उन सबको हम उस टाइम लोग हिंदू बुलाते थे, जो कि अब इंडियंस बुलाते हैं, उस टाइम हिंदू बुलाते थे। तो यहाँ से वर्ड एसेंशियली निकला हिंदू। अगर हम सीजन में राखी गढ़ी जाते हैं तो हमको दिखेगा क्या? हमको दिखेगा वहाँ पर क्लियर डिमार्केशन ऑफ द हाउसेस। घरों के अंदर किस तरह के घर होते थे उस टाइम, शहर की गलियाँ कैसी होती थी, शहर कैसा था ओवरऑल। हमको दिखेगा वहाँ पे क्लियर रिवर बेड, उस टाइम जो दृष्टावती नदी बहती थी उसका क्लियर रिवर बेड है, और रिवर बेड के बिल्कुल कैसे आसपास घर लाइंड अप हैं, पानी कैसे जाता था उन घरों के बीच में उसका आइडिया होगा। और हमको मिलेंगी वहाँ पे पॉटरी उस टाइम की टॉयज़, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें मिलेंगी जो कि एक आइडिया देगी कि वहाँ पर उस टाइम लोगों का रहने का तरीका क्या था, किस तरह से रहते थे, और एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देंगी हमारे पास्ट के बारे में, जो कि एक काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा और एक एडवेंचर एक्सपीरियंस भी रहेगा, मैं तो कहूँगा। अफसोस की बात यह है कि इतने साल हो गए एक्सकवेशन हुए, लेकिन अभी तक उस जगह को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। अगर उस जगह को अच्छे से डेवलप किया जाए तो ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। तो ये तो हो गया राखी गढ़ी। तो अगर आप दिल्ली से जाएंगे, हाँसी रुकेंगे, उस दिन हाँसी पहुंच गए 2.5 घंटे में, और उसके बाद निकल गए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की ड्राइव हाँसी से करीब 45 मिनट की है। सो शाम तक राखी गढ़ी देख के आप वापस आ सकते हैं। अगले दिन क्या करेंगे? मैंने आपसे रेफ़र किया था सरस्वती नदी के बारे में। ये वैदिक टाइम की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी। ऋग्वेद में इस नदी का जिक्र बहुत बार हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रेज़ किसी चीज़ की गई है तो वो सरस्वती नदी की गई है। इससे इसकी इम्पोर्टेंस की, अहमियत की पता चलती है। तो अगले दिन अब हाँसी से सिरसा की ओर जा सकते हैं। सिरसा अगेन हरियाणा के नॉर्थ वेस्ट में एक शहर है। ये हाँसी से करीब 2 घंटे की ड्राइव पे है। नेशनल हाईवे 9 पे ही है। रोड्स बहुत बढ़िया हैं, सो कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इस नदी का रिवर बेड आज भी मौजूद है। इट्स स्टिल प्रेजेंट ओवर देयर। तो वहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व और देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस सरस्वती नदी के बारे में आपसे बात करता हूँ। सरस्वती नदी, as I said before, was the most important river of the Vedic period. ये नदी आज तो सूख चुकी है, लेकिन माना जाता है कि नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ माउंटेन रेंज या सरस्वती माउंटेन रेंज भी बोलते हैं उसको, वहाँ से निकलती है। इनफैक्ट आज भी टॉन्स नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि एक स्ट्रीम वहाँ से निकलती है। वहाँ पर स्वर्ग रोहिणी करके वहाँ उस एरिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। बंदरपूछ रेंज, बंदरपूछ में स्वर्ग रोहिणी वहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन। इसकी ऊंचाई करीब 6200 मीटर, 6200 मीटर्स अबव सी लेवल है। यहाँ से टॉन्स रिवर स्ट्रीम निकलती है। यह रिवर स्ट्रीम मिलती है रूपिन रिवर स्ट्रीम से, जो कि रूपिन ग्लेशियर से निकलती है।
टॉन्स रिवर स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, रूपिन ग्लेशियर से रूपिन स्ट्रीम निकलती है, और एक सुपिन ग्लेशियर है जहाँ से सुपिन स्ट्रीम निकलती है। ये सब अंदर पूंछ में है, जो कि एसेंशली उत्तराखंड में है, थोड़ा बहुत हिमाचल में भी पड़ती है, और मिल के बनती है फाइनली टॉन्स रिवर। ये रिवर एसेंशली सरस्वती रिवर की स्टार्टिंग पॉइंट होती थी। इनफैक्ट महाभारत टाइम में जब पांडवों ने सब अपना राजपाट छोड़ दिया था और वो वनप्रस्थ स्टेज की तरफ स्टेज में जंगलों की तरफ वो हिमालय में चले गए थे, तो उनका जीवन का जो अंतिम पड़ाव था, द लास्ट स्टेजेस, जो कि महाभारत में जिक्र है, उन्होंने स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर चढ़ने की कोशिश की थी और एक के बाद एक वो गिरते गए थे वहाँ पे। इससे बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अंदाज़ा होता है कि सरस्वती रिवर वॉज सो होली सेक्रेड फॉर पीपल ऑफ दैट टाइम। जैसे कि आज गंगा नदी है, तो हम तीर्थ के लिए जो लोग जाते हैं वो गंगोत्री जाते हैं, और गंगोत्री से ऊपर गोमुख, करीब 20 किलोमीटर ऊपर गोमुख है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, उसके लिए जाते हैं। एसेंशली सिमिलरली पीपल और पांडव गए थे स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर में, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, उसके दर्शन करने, उसके वहाँ पर ध्यान लगाने, जो भी करने। एंड दिस वाज द फाइनल एक्ट ऑफ महाभारत। ये नदी करीब 3000 BC से सूखना चालू हो गई थी। सूखना क्यों चालू हो गई थी? बिकॉज यहाँ पर अब इसके ऊपर डाउट्स हैं, ऑब्वियसली कुछ क्लैरिटी इतनी है नहीं, बट जो कॉन्टेम्पलेशन की जाती है, जो कंजेक्चर किया जाता है, बेसिकली ग्लेशियल प्लेट मूवमेंट्स, अर्थक्वेक की वजह से या माउंट व्हाटएवर, उसकी वजह से, ग्लेशियल प्लेट मूवमेंट्स की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया था। सतलुज नदी जो है वो उस समय सरस्वती नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। सबसे पहले कहते हैं उसने अपना रास्ता बदला और सतलुज नदी सरस्वती नदी में मिलने की बजाय इंडस नदी में मिलनी चालू कर दिया। उससे उसका वाटर फ्लो कम होने लगा। उसके बाद खुद सरस्वती नदी, जो टॉन्स नदी कहलाती है, उसने खुद अपना रास्ता बदल लिया और वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीम होने की बजाय यमुना नदी में जाकर मिलने लगी। इनफैक्ट जो टॉन्स नदी है आज हर की धुन वैली बनाते हुए निकलती है और देहरादून से करीब 50 किलोमीटर ऊपर डून वैली में ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है आज की तारीख में। और इसलिए जहाँ से पहले निकलती थी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के स्टेट से, वहाँ पर अब सिर्फ रिवर बेड रह गया है। सिरसा में जब आप जाएंगे तो उस रिवर बेड में अब एक मॉनसून सीजनल नदी, जो कि मॉनसून में काफ़ी एक्टिव हो जाती है। तो इस सरस्वती रिवर फ्लो को हम गूगल अर्थ मैप के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ये है स्वर्गरोहिणी माउंटेन। यहाँ से इनिशियल टॉन्स स्ट्रीम, या उस समय सरस्वती स्ट्रीम निकलती है, आज भी निकलती है टॉन्स रिवर स्ट्रीम की फॉर्म में। ये फ्लो करते करते सबसे पहले पास हर की धुन वैली बनाती है और इस हर की धुन वैली में सबसे पहले आके मिलती है सुपिन नदी सुपिन रेंज से। जैसे ही आगे बढ़ती है तो आती है रूपिन नदी रूपिन रेंज से, और टॉन्स नदी लगभग अपने करंट फॉर्म में आ जाती है आफ्टर मीटिंग ऑफ दीज टू मेजर ट्रिब्यूटरीज। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो स्वर्गरोहिणी के जस्ट अबाउट नीचे यमुनोत्री रेंज है, जहां से यमुना नदी निकलती है आज की तारीख में। ये दोनों नदियां आज पैरेलली फ्लो करती है थोड़ी दूरी तक, जैसे कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं। पैरेलली फ्लो करते करते ये दोनों नदियां मिलती हैं कलसी शहर में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ये कलसी शहर एसेंशली डून वैली में पड़ता है। देहरादून यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, देहरादून यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आकर ये नदियाँ मिलती हैं। इन दोनों की नदियों की मर्जर से यमुना नदी अपनी करंट फॉर्म में, ऑलमोस्ट करंट फॉर्म में आती है और काफी एक विशाल नदी बन जाती है, जो कि हम देख पा रहे हैं इस रिवर बेड में, इस मैप के अंदर।
In fact, as a matter of fact, the volume of water that that is in the Tons River is far greater than the volume of water in Yamuna River. Also, Tons River is the biggest tributary of the Yamuna River. So conjecture ये है कि पहले टाइम में ये जो टॉन्स रिवर है ये यहाँ की बजाय एक कहीं और से फ्लो करती थी. इनफैक्ट यमुना नदी के पैरेलली फ्लो करा करती थी. बट बिकॉज ऑफ सम अर्थ क्रस्ट मूवमेंट इसने अपना रास्ता बदल लिया और ये यमुना नदी में आके मिलने लगी. घग्गर रिवर जैसे कहते हैं, वो यहाँ से निकलती है. जो ये घग्गर रिवर है ये एक सीजनल रिवर है, मॉनसून की रिवर है. अदरवाइज ये रिवर बेड जनरली अनफॉर्चुनेटली फिल्थ से भरा रहता है. बट एक आइडिया आपको मिलता है कि रिवर बेड कितना बड़ा हुआ करता होगा, नदी के साइज़ कितना बड़ा हुआ करता होगा. बिकॉज ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं इसी रिवर बैंक्स के अलॉन्ग जो हमारे लर्नेड लोग रहे होंगे उन्होंने वेदास कंपोज किए थे, विच वॉज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम फॉर जनरेशंस टू कम. और इसीलिए हालांकि नदी सूख गई लेकिन इसका जो रेमिनेंट है वो हमेशा हमारे साथ रहा. सरस्वती नदी तो सूख गई बिकॉज बट दिस वॉज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ वेदास. इस नदी के नाम पर आज भी हम अपनी गॉडेस ऑफ लर्निंग का नाम रखते हैं जो कि है सरस्वती. आज हम हिंदुस्तान की टोपोग्राफी देखते हैं तो ये इमेजिन करना मुश्किल होता है कि राजस्थान, गुजरात जैसे ड्राई इलाकों में जहाँ पानी मिलना मुश्किल है वहाँ पर इस सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन के इतने शहर एक्सकवेट कैसे हो गए. और उसका आंसर बहुत साफ है बिकॉज यहाँ से पहले सरस्वती नदी बहती थी तो उसकी टोपोग्राफी बहुत अलग थी उस टाइम के टाइम. और यहाँ पर इसलिए सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई. जब ये नदी सूखना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है यहाँ से लोग मूव आउट करना शुरू कर दिया. कुछ वेस्ट की तरफ गए होंगे, कुछ ईस्ट की तरफ गए होंगे, कुछ साउथ की तरफ गए होंगे. इससे जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी आबादी दूसरे शहरों में मूव इन करेगी तो सोशो इकोनॉमिक टेंशंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे इस माइग्रेशन की वजह से. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी पीरियड की ड्यूरिंग महाभारत की लड़ाई भी हुई थी. अब इसकी कोई एविडेंस डायरेक्ट नहीं है, अगेन दिस इज जस्ट अ कंजेक्चर. तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस माइग्रेशन की वजह से एक सोशो इकोनॉमिक टेंशन जो कि कहते हैं हम बोल सकते हैं इट वाज अ किंडल ऑफ वुड and Mahabharata was that final incendiary or spark that burned this kindle of wood. So महाभारत की लड़ाई जो थी जिसमें कि इतने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया, वेस्ट से, ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, हिंदुस्तान के बेसिकली उस टाइम के सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया को देखें तो इतने सारे राजाओं ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि एक माहौल उस टाइम ऐसा बन चुका था, टेंशन का माहौल, बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग इन द कंट्री. तो ये फाइनल एक्ट ऑफ महाभारत जो थी इट एक्टेड एज अ स्पार्क फॉर दिस सच अ बिग बैटल टू टेक प्लेस. फाइनल में आता हूँ त्रिवेणी संगम पॉइंट पे. अब ये कहा जाता है कि त्रिवेणी में मिथ है ऑब्वियसली, गंगा, यमुना और सरस्वती आके मिलती हैं. ऑब्वियसली सरस्वती नदी तो कोई है नहीं वहाँ पर, वो तो सूख गई और एनीवेज वहाँ से बहती नहीं थी. ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के एरिया से जाके अरेबियन सी में जाके मिलती थी. तो ये मिथ, बट हर मिथ के पीछे कोई ना कोई कहानी तो रही होगी, कोई ना कोई मान्यता तो होगी, कुछ फैक्ट रहा होगा जिससे मिथ बन जाता है. तो मेरा तो मानना ये है कि since this river was so important, even though people moved to various places, they carried the memory of the river with them.
इसलिए हम गॉडेस ऑफ लर्निंग को सरस्वती बोलते हैं। और यहाँ पर भी जो टॉन्स रिवर थी, जो उस टाइम सरस्वती रिवर की स्ट्रीम रही, इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम ऑफ सरस्वती रिवर थी, आकर अब यमुना नदी में आके मिलने लगी डून वैली में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरस्वती नदी यमुना नदी में आके मिलने लगी डून वैली में जाके, और फाइनली यमुना नदी मिलती है गंगा नदी से। तो इसलिए ये त्रिवेणी पॉइंट में इसको त्रिवेणी पॉइंट कहा जाता है, जिसमें 3 नदियाँ आके मिल रही है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जो कि टॉन्स रिवर की फॉर्म में यमुना नदी में ऑलरेडी आके मिल चुकी है डून वैली के अंदर, और यहीं से बना त्रिवेणी पॉइंट। तो ये मिथोलॉजी जो है, माइथोलॉजी जो डेवलप हुई, वो मेरे ख्याल में इसीलिए डेवलप हुई, considering the importance of the river and the fact that the starting point of the river, or the initial stream of the river, which is now called the Tons River,